Okay student, now we are again here for physics. Clear? Today I am going to start class 11th physics. और इस फिज़िक्स में हम लोगों ने पहले ही थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं हम लोग. प्रीवियस वीडियोस को आप लोग देखो, गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो. ओके, वहाँ पे फिज़िक्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में कुछ बताया मैंने, व्हाट इज़ फिज़िकल वर्ल्ड वो भी चीज़ें बताई मैंने आपको. ठीक है, आज हम बात करते हैं कि फ़िज़िक्स को स्टडी करने के मेथड्स क्या हैं. ठीक है, आज हम वो बात करते हैं. सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि फ़िज़िक्स क्या होती है, व्हाट इज़ फिज़िक्स. ठीक है, अब फिज़िक्स में मैं आपको बता चुका हूँ. फिज़िक्स में हम नेचर के रूल्स को देखते हैं और उन रूल्स को देखते हुए फिज़िक्स में कुछ लॉज बनाए जाते हैं स्टडी करके. ठीक है, और उन लॉ को हम लोग नेचर के फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग वो लॉ अप्लाई करते हैं. अप्लाई करना, मैनिफेस्टेशन, दैट इज़ अ मैनिफेस्टेशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन? अप्लाई करना. क्लियर? तो हम लोग बहुत सारे नियम देखते हैं, बहुत सारे रूल्स देखते हैं नेचर के, जैसे वाई द ऑब्जेक्ट्स फॉल्स डाउन, क्यों ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट नीचे गिरते हैं, ऊपर से नीचे गिरते हैं. वी आर सिटिंग अंडर अ ट्री, एन एप्पल ड्रॉप्स डाउन, क्यों नीचे गिरा. क्लियर है ना? दूसरा, अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, मून इज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ, क्यों है ऐसा. ये हमारे नेचर के फिनोमिनाज हैं, ये हमारे नेचर के फिनोमिना हैं, नेचर में होने वाली चीज़ें हैं, इन्हें ही हम बोलते हैं फिनोमिना. जो नेचर में चीज़ों को होते हुए हम देखते हैं, चीज़ों को नीचे हुए गिरता देखते हैं हम लोग, सन को उगता हुआ देखते हैं हम लोग, सन को छिपता हुआ देखते हैं हम लोग, पानी को बहता हुआ देखते हैं हम लोग, हवा को बहते हुए देखते हैं हम लोग. ठीक है ना? लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरे तो वो ऑब्जेक्ट दिखता हुआ हम देखते हैं, तब भी बोलते हैं ना कि लाइट गिरने तो पहले उस ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरेगी तो वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स. क्लियर? तो बहुत सारे फिनोमिनाज हैं बेटा नेचर के. ठीक, तो अब उन फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स में हमने लॉज बनाए हैं. लॉ कैसे बना दिए हमने? ऐसे ही मन से नहीं, लॉज को बनाने के कुछ मेथड्स थे. वो मेथड कौन से थे, जल्दी बताओ बेटा, कौन से मेथड्स हमने यूज़ किए थे? अगर आपको मालूम है तो उस मेथड का कमेंट करो मुझे कि फिजिक्स के लॉज बनाने के कुछ मेथड्स होते हैं. व्हाट आर दोज मेथड्स? क्लियर? अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ फिजिक्स. तो फिजिक्स इज द, फिजिक्स क्या है बेटा? फिजिक्स इट इज द स्टडी, इट इज द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर. जो नेचर के बेसिक लॉज हैं, है ना, जैसे ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन्स लॉज, है ना, फैराडेज लॉज, ये बहुत सारे लॉज हैं हमारे फिजिक्स में. उन लॉज, वो लॉज हमने बनाए हैं, फिजिक्स में बने हुए हैं, और उन लॉज के हेल्प से हम क्या करते हैं, नेचर में होने वाले फिनोमिना को हम एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन टू explain the natural phenomena. ठीक है बेटा? तो बेसिक लॉज से हम लोग, मैनिफेस्टेशन मीन्स अप्लाई करना, किसके लिए? एक्सप्लेन करने के लिए. किसको? नेचुरल फिनोमिनास को. नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ये लॉज अप्लाई करते हैं. ठीक है, दिस इज़ द फिजिक्स. अब नेचर में फिनोमिनास को आप लोग जानते ही हो, सब बच्चे, सबको पता है. ठीक है, तो अब दिस इज़ द फिजिक्स. क्या आप लोगों को पता लगा फिजिक्स क्या होती है? ओके, अब अगला पॉइंट, व्हाट आर द मेथड्स टू स्टडी द फिजिक्स.
फिजिक्स को पढ़ने के, फिजिक्स को स्टडी करने के मेथड्स क्या होते हैं, आज हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलेंगे, देखो बेटा कोई भी चीज़ को अगर स्टडी करना है तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं कि हमें, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है या आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो कौन कौन सी चीज़ों पर हमें ज़्यादा जोर लगाना चाहिए। फिजिक्स पढ़ना है तो किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा उसे हम बोलते हैं थ्रस्ट एरियाज। व्हाट आर द थ्रस्ट एरियाज इन फिजिक्स। ठीक है, फॉर द स्टडी ऑफ फिजिक्स व्हाट आर द थ्रस्ट एरियाज। टू स्टडी फिजिक्स what are the thrust areas। थ्रस्ट एरियाज कौन से होते हैं, क्या क्या थ्रस्ट एरियाज होते हैं क्या। ठीक है बेटा, अच्छा तो पहला थ्रस्ट एरिया क्या होता है, ज़रा इस पे ध्यान सुनो सब बच्चे। तो द फर्स्ट थ्रस्ट एरिया इज अ यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन, द फर्स्ट थ्रस्ट एरिया इज अ यूनिफिकेशन। ठीक है, यूनिफिकेशन क्लियर। इन सबको बड़ा ध्यान से सुना करो बेटा आप लोग, है ना, बहुत काम की चीज़ है। अगर फिजिक्स शुरुआत से आती है आपको हर चीज़ें तो बेटा फिर तो बढ़िया अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, यूनिफिकेशन क्या होती है, यूनि मतलब एक करना, यूनिट मतलब यूनि बना हुआ है एक से, रिड्यूस से, सिंगल से, इसका मतलब होता है सिंगल, एक, मिनिमम, दैट इज अ यूनिफिकेशन। ठीक है, अब बेटा देखो फिजिक्स हम जानते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, फिजिक्स को समझना बहुत ही थोड़ा मुश्किल भी होता है। अब जैसे शुरुआत में फिजिक्स की स्टार्टिंग हुई थी बेटा, तो जो ये हमारे साइंटिस्ट लोग थे, न्यूटन्स थे या आइंस्टाइन थे, तो ये चीज़ों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेके चलते थे, क्योंकि इनका आप लोग जानते हैं कैसे लोग थे ये, तो चीज़ों को बड़ा ही कॉम्प्लिकेट किया हुआ था इन लोगों ने। ठीक, जो कि आम इंसान के से बाहर थी वो चीज़ों को समझना। नेचर ने उनको अपना अलग ही दिमाग दिया हुआ था जिससे वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते थे। अब हम लोग भी तो पढ़ना चाहते हैं, हम लोग भी तो नेचर के फिनोमिनास को देखते हैं, हम लोग भी तो इंसान हैं, हम लोग भी तो चाहते हैं इन चीज़ों को जानना। हम चाहते हैं ऐसा क्यों होता है। और आज के डेट में मैं कह सकता हूँ जितने लोग साइंस पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो साइंस पढ़ते हैं वो चीज़ों को, नेचर में होने वाले फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा होता क्यों है। होता है कि नहीं होता बताओ बेटा, बिल्कुल सही बात है। आखिर ऐसा हुआ कैसे, तो फिजिक्स को सिंपल बनाया गया, फिजिक्स को, चीज़ों को मिनिमाइज़ किया गया। कैसे मिनिमाइज़ किया गया, पहले इस बात को ध्यान से सुनो सब बच्चे। एक्चुअल क्या हुआ, हमारे नेचर में होने वाले बहुत सारे फिनोमिनाज हैं, सब जानते हो सब बच्चे बेटा। कौन कौन से फिनोमिना, जैसे बारिश होती है तो पानी की बूंदें नीचे क्यों गिरती हैं। हम एप्पल के ट्री के नीचे बैठे तो एप्पल, पका हुआ एप्पल था एक, वो नीचे ड्रॉप क्यों हुआ, कॉमन सी बात है। ठीक है, अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन। ठीक, या हमारे नेचर में बहुत सारे फिनोमिनास हैं। ठीक, अब बेटा हम चाहते हैं ये जितने भी फिनोमिनाज हैं इसको हम एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर दें। जैसे 10 तालों की एक ही चाबी हो जाए, यही तो हम चाहते हैं कि हमारे घर में 10 ताले हैं, एक ही चाबी मिल जाए, सबको हम उससे खोल दें, तो ये तो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो ही ना है, इतना हमारे बस की नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं चीज़ों को, लॉज को कम से कम करना। हम चाहते हैं कि फिजिक्स में लॉज कम से कम रहें, और उन कम से कम लॉ, भाई लॉ हमारी चाबियां हैं और रूल्स हमारे ताले हैं, लॉक्स हैं। उन कीज़ के हेल्प से हम उन लॉक्स को खोलते हैं।
किस चीज़ के लिए? उसकी जानकारी निकालने के लिए, उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है वो निकालने के लिए हम लोग उन कीज़ का यूज़ करते हैं। और वो की है क्या? हमारे फिजिक्स के लॉज ही तो वो की है। सबको समझ में आया? ठीक, हम चाहते हैं कीज़ कम से कम हो और इन की के हेल्प से ज़्यादा लॉक ओपन हो सके। मतलब कि लॉज कम से कम हो और कम से कम लॉ के हेल्प से हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के फिनोमिनास को हम एक्सप्लेन कर सकें। जैसे पहला लॉ है, एक लॉ है हमारे पास ग्रेविटेशन लॉ। ग्रेविटेशन लॉ के हेल्प से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं वाई द ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग डाउन, वाई द अर्थ रोटेटिंग अराउंड द सन, वाई वी एक्सपीरियंस आवर वेट। क्लियर? दूसरा क्या हमारे मून रोटेटिंग अराउंड द अर्थ, टाइड्स जो बनती हैं समुद्र पर। तो ये बहुत सारे बेटा और भी हैं। वाई द प्रोजेक्टाइल मोशन, वाई द वैन वी थ्रो ए बॉल अदर देन वर्टिकल, वाई देयर इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? या कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम वर्टिकल से अलावा कहीं और किसी एंगल पे थ्रो करें हम, तो ऑब्जेक्ट का पाथ प्रोजेक्टाइल क्यों होता है, पैराबोलिक क्यों होता है। ठीक है, ये हमें पढ़ना है फिजिक्स में। ठीक, अब इसके लिए हमने एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर दिया सबको। एक ही लॉ, देखो सबके लिए एक ही लॉ लग रहा है ना? सबके लिए बेटा एक ही लॉ है। वो कौन सा लॉ है? ग्रेविटेशन लॉ। ग्रेविटेशन लॉ से हम लोग सब एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सैटेलाइट को हमें लॉन्च करना है। दूसरा, हमें रॉकेट को लॉन्च करना है, रॉकेट को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकालना है। तो किसकी नॉलेज होनी चाहिए? ग्रेविटेशन की लॉ होनी चाहिए, ग्रेविटेशन की नॉलेज होना चाहिए। रॉकेट वापस लौट के अर्थ पे आएगा तो वो किस फिनोमेना से वापस लौट के आ रहा है। ठीक है, तो ये सब ग्रेविटी से हम एक ही लॉ से हम लोग सब चीज़ों पे हर जगह एक ही चाबी लगा रहे हैं, हम लोग हर जगह एक ही लॉ अप्लाई कर रहे हैं। दैट इज़ द यूनिफिकेशन। यूनि मतलब एक ही से एक्सप्लेन कर देना। लेकिन गाड़ी क्यों दौड़ रही है, बाइक क्यों चल रही है, लाइट क्यों जल रही है, इसको तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते हम ग्रेविटेशन लॉ से। क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ग्रेविटेशन लॉ से इसको? नहीं। तो बहुत सारे फिनोमिनास को कि हमने एक कॉइल को रोटेट किया मैग्नेटिक फील्ड में तो उससे करंट दौड़ जाती है, इससे हम किसको एक्सप्लेन करें? क्या ग्रेविटेशन लॉ लगा सकते हैं हम यहाँ पर? तो आंसर नहीं। वी आर नॉट एबल टू अप्लाई ग्रेविटेशन लॉ फॉर दिस फिनोमिना। तो इसमें अलग लॉ लग गया, फैराडेज लॉ। तो हर जगह हम एक ही लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, 1000 लॉ को हम कम से कम 10-12 लॉ, 1000 फिनोमिनास को हम कम से कम 10-12 लॉ से तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतना तो हो जाए, हम 10 लॉ को याद कर सकते हैं 1000 फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए। वो हमारे लिए सही है। दैट इज़ अ यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन क्या होता है? टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमिनाज ऑफ नेचर बाय मिनिमम लॉज। दिस इज द यूनिफिकेशन। तो व्हाट इज यूनिफिकेशन? Unification is the explaining of various natural phenomena by minimum number of laws। फिजिक्स। ठीक है, दिस इज द यूनिफिकेशन। क्लियर? तो ये यूनिफिकेशन होता है। बेटा मैं एक बात तो आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। मैं आप जब भी फिजिक्स पढ़ो तो एक बात ध्यान रखो, वीडियो को देखने के बाद बुक्स पे ज़रूर जाया करो। बुक्स हमारी सबसे बड़ी साथी होती हैं। जो भी बोलता है बुक्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप बुक्स ज़रूर यूज़ किया करो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हर चीज़ आपको एक बार में 1 घंटे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दें, ऐसा नहीं होता।
बुक्स में बहुत कुछ होता है बेटा, आप बार बार पढ़ोगे आपको नई नॉलेज देगी बुक, ठीक है। कोई बहुत बड़े टैलेंटेड लोग हो गए तो ऐसे नहीं हो गए, बिना बुक के नहीं हो गए वो। अगर आपसे कह रहे हैं बुक की ज़रूरत नहीं है, हमारे नोट्स पढ़ लो, ऐसा नहीं होता। उनके नोट्स ही पढ़ना ये तो सिर्फ हो गया उनके इशारों में नाचना। आपको तो उनसे अलग बनना है, आपको तो नेचर ने, भगवान ने आपको अलग तरीके से बनाया है बेटा, तो आपके तरीके अलग होने चाहिए। आप पढ़ो, सबको देखो, आप अपने तरीके फॉलो करो, ठीक है बेटा। तो मैं नहीं कहता मेरे तरीके से चलो, कुछ नहीं है, इन चीज़ों को बताया, अब आप इस चीज़ को अपने तरीके से एक्सप्लेन करो, अपने तरीके से समझो। ये थोड़ी ना एक ही रास्ते पे चलना है हमें, नहीं, हमें तो आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के नेचर ने हमें पैरेलल रास्ते दिए हुए हैं। तो बहुत तरीके के रास्ते हैं आगे बढ़ने के, चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बेटा बहुत तरीके के हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक ही ड्राइंग बनानी है, 10 लोग बनाओ मिलके, तो क्या सबकी ड्राइंग एक जैसी बनेगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम मशीनें नहीं हैं, ठीक है। तो इस वजह से सबको नेचर ने अलग अलग तरीके दिए हैं, अलग अलग तरीके काम करने के दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको समझो। तो क्या आपको यूनिफिकेशन समझ में आया? ठीक है, ज़रूरी है समझना कि मिनिमम लॉज का यूज़ करके मैक्सिमम फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करना, दिस इज़ द यूनिफिकेशन, ठीक है बच्चों। अब ध्यान रखना आप लोग उसको। अब दूसरा क्या है? तो दूसरा है रिडक्शनिज्म। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा थर्स्ट एरिया है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या होता है? ठीक है, अब देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बोला था फिजिक्स के जो मेथड्स हैं, फिजिक्स में जो चीज़ें हैं कुछ भी कोई सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है? फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि वी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, या वी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करो। जैसे बाइक की टंकी में मैंने 1 लीटर पेट्रोल डाल दिया, ठीक है। अब उससे बाइक ने चलना स्टार्ट किया, बाइक स्टार्ट किया, हम सीधा चलाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पीछे फिजिक्स के कौन कौन से लॉज काम कर रहे हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, अब उसके बीच में क्या क्या होता है हम नहीं जानते। अब ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है कि मुझे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करनी है, तो हाउ आई कैन एक्सप्लेन इट, हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो उसको क्या किया हमने, उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट लिया, छोटे छोटे पार्ट में तो रिड्यूस कर दिया उसको हमने। उस बड़े मेथड को, इतने बड़े प्रोसेस को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में रिड्यूस कर दिया। अब चीज़ों को छोटा छोटा करना समझने में आसानी होती है हम लोगों को, हम लोग चीज़ों को ईजिली समझ सकते हैं। तो चीज़ों को छोटा छोटा पार्ट कर देना, उसे रिड्यूस कर देना, दैट इज़ द रिडक्शनिज्म, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, कॉयल बर्न किया, कोयला जलाया, कोयला जलाने पर क्या हुआ, केमिकल एनर्जी ख़त्म हुई, उस केमिकल एनर्जी से क्या बनी, हीट। अब वो हीट एनर्जी मैंने दे दिया बॉयलर को, अब उस बॉयलर के अंदर वाटर है, वो हीट एनर्जी वाटर को मिल गई। अब वाटर गर्म होगा, तो हम जानते हैं जब चीज़ें गर्म होती हैं तो हर मटेरियल के 3 स्टेजेस होते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने वहाँ लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड गैस, देखो आप लोग बेटा, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। हमने क्या किया, वाटर को गर्म किया, अब उसका कौन सी स्टेज आएगी, और गर्म करने पर, भाई आप लोग जानते हो कौन सी स्टेज में ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे कम एनर्जी होती है किस स्टेज में, सॉलिड में, उससे ज़्यादा एनर्जी लिक्विड में, उससे ज़्यादा एनर्जी गैसेस में। कैसे, अगर आप सॉलिड को हीट एनर्जी देते रहोगे तो वो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में। सॉलिड को हीट एनर्जी दोगे तो वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो यानी लिक्विड के पास ज़्यादा एनर्जी होती है सॉलिड से, क्योंकि आपने उसको हीट दिया, आपने उसको एनर्जी दी, कहाँ से कहाँ कन्वर्ट कराने में, सॉलिड से लिक्विड में लाने के लिए। तो आपने उसको एनर्जी दी, तो लिक्विड के पास ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि वो सॉलिड से लिक्विड में आया है। अब लिक्विड को और एनर्जी दोगे, उसके अंदर और एनर्जी भरोगे, तो ज़्यादा एनर्जी भर के क्या करोगे, उसको वो वेपर में आ जाएगा। तो बताओ किस स्टेज के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, आंसर है गैस के पास।
गैस स्टेज में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। अब देखो बेटा, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है हम लोगों को, तो हम एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में एक्सप्लेन करते हैं। हमें ये नहीं पढ़ना है कि भाई वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, ये सब हमें अभी नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है रिडक्शनिज्म। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया बेटा, ये अलग मेथड है, ये अलग प्रोसेस है, ये अलग टॉपिक है हमारे आगे की यूनिट का। लेकिन अभी चीज़ों को समझना है तो हम थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं। तो हमने क्या करा, हमने लिक्विड को हीट एनर्जी दिया और उससे क्या हुआ, वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब वेपर को हम जानते हैं ज़्यादा जगह चाहिए होती है, लेकिन बॉयलर का वॉल्यूम तो फिक्स है, बॉयलर का वॉल्यूम फिक्स है। जब वॉल्यूम नहीं चेंज होगा तो क्या बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने लिक्विड को एनर्जी दे दिया, अब वो एनर्जी देने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ पाया तो प्रेशर बढ़ गया। नाउ दैट प्रेशर गोज टू, इट कन्वर्ट इनटू अ जेट ऑफ स्टीम। स्टीम का तो स्टीम ही तो बना, वेपर जो बना किसका बना, पानी का, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीम। स्टीम की एक जेट जाएगी बहुत स्पीड से, इट विल हिट टू द टरबाइन, वो टरबाइन को हिट कर देगी। उससे क्या होगा, उससे जो उसकी हीट एनर्जी थी, किसकी हीट एनर्जी, लिक्विड के, जो वेपर को हीट एनर्जी मिली, कहाँ से मिली, कोयल से मिली, कोयले के जलने से मिली। तो वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको रोटेट कराने वाली एनर्जी में, दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। दैट स्टीम एनर्जी, दैट इज अ हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी, टरबाइन को रोटेट कराने वाली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने क्या करा बेटा, हमने पहले केमिकल एनर्जी को स्टडी किया, उस केमिकल एनर्जी के बाद हमने स्टीम में कन्वर्जन का प्रोसेस पढ़ा हम लोगों ने। स्टीम में एनर्जी आ गई तो देखो केमिकल एनर्जी अलग बांट दी हमने। अब हमने बॉयलर के अंदर आ गए, बॉयलर के अंदर लिक्विड के अंदर हीट एनर्जी भरी, ठीक है, लिक्विड कन्वर्ट हो गया वेपर में, तो हमने उसका एक अलग प्रोसेस बांट दिया, इसके बारे में स्टडी कर दी हमने। अब वो हीट एनर्जी किस में आ गई, टरबाइन को रोटेट करने में, तो टरबाइन घूम रहा है, घूमने से मैकेनिकल एनर्जी आती है, चलने से मैकेनिकल एनर्जी आती है, तो इसको पार्ट हमने अलग कर दिया, इसको हमने अलग स्टडी किया। अब इस मैकेनिकल एनर्जी से, ये जो मैकेनिकल एनर्जी जो टरबाइन रोटेट कर रही है, इससे हमने लगा दी एक कॉयल जोड़ दी हमने। अब उस कॉयल के चारों तरफ हमने मैग्नेट लगा दिया, तो अब क्या करने लगा, देखा इससे वायर में, कॉयल के अंदर करंट दौड़ने लगी। करंट दौड़ने को, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज को दौड़ने को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज दौड़ेगा वायर में, कॉयल में इलेक्ट्रिक चार्ज दौड़ेगा तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, या उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब एक बात और है बेटा, इन छोटे छोटे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हमने फिजिक्स के डिफरेंट लॉज लगाए हैं। जैसे हमने कॉयल रोटेट हो रही है, कॉयल रोटेट हो रही है, उसके चारों तरफ मैग्नेट लगा दिए, तो इसमें फिजिक्स का कौन सा लॉ लगा, तो आंसर है इसमें फिजिक्स का लगा, फैराडे लॉ लगाया हमने। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने फैराडे लॉ का यूज़ किया हमने। विद द हेल्प ऑफ फैराडे लॉ क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। वैसे ही हमने बॉयलर में बॉयल्स लॉ लगाया हमने, और भी लॉज लगाए हमने, ठीक है। तो सारे फिनोमिनास को, सारे रिडक्शनिज्म को, इनको हम रिडक्शनिज्म बोलते हैं। तो इन छोटे छोटे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हमने फिजिक्स के डिफरेंट लॉज लगाए। दिस इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म, दिस इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। इसे ही हम बोलते हैं रिडक्शनिज्म बोलते हैं हम इसको। मतलब बड़े प्रोसेस को, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, उसको सिंपल कर देना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। एक देखो बेटा, जैसे हमारे यहाँ इसरो है, नासा है अमेरिका की, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये रॉकेट को लॉन्च करते हैं अर्थ से, चलो मून तक, मार्स तक। तो अब क्या होता है बेटा, अब अर्थ से लेकर के मार्स, या मार्स पर हमने कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो उसके लिए यहाँ से लेके वहाँ तक भेजने के लिए ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इसको भी हमने छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा हुआ है, और
फिजिक्स के अलग अलग लॉज लगते हैं उन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ से अर्थ के बाहर जाएगा, वहाँ ग्रेविटी ख़त्म हो जाएगी, दुनिया भर के प्रोसेस काम करते हैं बेटा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये चीज़ें, ठीक है। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये। अब इसके लिए क्या करा हमने, छोटे छोटे प्रोसेस में बांट दिया चीज़ों को, और उन प्रोसेस को के बारे में बच्चों को हमने जानकारियाँ दी। उन प्रोसेस के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट लोग रखे हमने, ठीक है, जो कि उन प्रोसेस के एक्सपर्ट हैं, और उनको हमने वहाँ बैठा दिया कंप्यूटर के आगे। तुम भैया इस फील्ड के एक्सपर्ट हो, तुम इस प्रोसेस के एक्सपर्ट हो, तुम उस प्रोसेस के एक्सपर्ट हो, अब तुम अपने अपने प्रोसेस पर काम करना। जब चंद्रयान 2 लॉन्च करेगा तो तुम भाई तुम्हारा ये काम है। जब चंद्रयान 2 लॉन्चिंग पर लॉन्च किया, जब वहाँ पर लैंडिंग करेगा, एक है लॉन्चिंग और एक है लैंडिंग, वो काम दूसरे बंदे का है। तो लैंडिंग में कौन कौन से चीज़ें काम आती हैं, कौन कौन से प्रोसेस लगते हैं, तो वो 2 लोग काम करते हैं, वो अकेला बंदा काम करता है ना। तो हमने अलग अलग साइंटिस्ट लोग बांट दिए उस प्रोसेस के लिए। दिस इज़ द रिडक्शनिज्म, ये फ़ायदा होता है। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझने में, छोटे छोटे पार्ट्स में समझने के लिए हम लोगों को आसानी होती है। दिस इज़ कॉल्ड रिडक्शनिज्म। तो क्या ये आपको समझ में आया रिडक्शनिज्म क्या होते हैं? तो व्हाट इज़ रिडक्शनिज्म? ठीक बेटा, अब देखो बेटा, व्हाट इज रिडक्शनिज्म? इट इज़ द मेथड टू एक्सप्लेन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को इन टर्म्स ऑफ इट्स स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूट में बांट देना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म, इसे हम बोलते हैं रिडक्शनिज्म। ठीक है बेटा, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा रिडक्शनिज्म क्या होती है। ठीक है, तो अब इसको आप लोग लाइक करो और शेयर करो। ठीक है बेटा, हाँ, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। क्लियर? तभी आपको पता लगेगा कि अगली वीडियो कौन सी आएगी। मुझे फिर बच्चों को फॉरवर्ड करना पड़ता है बताने के लिए कि हाँ भाई मेरी ये वीडियो आई है, इसको वॉच करो आप लोग। तो मेरा सजेशन ये है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अपने लालच के लिए नहीं, आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी ये कंडीशन ऐसी चल रही है कि जिसमें स्कूल चलने सही अभी नहीं है। ठीक है, तो आप एक काम करो, अभी मैं ये वीडियोस डेली अपलोड करता हूँ। अभी आने वाले टाइम में मैं नीट की प्रिपरेशन कराऊँगा, नीट की भी शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊँगा, मेथड्स लेके आऊँगा। ठीक है, चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहले आप चीज़ों को समझो, और अगली वीडियो जानने के लिए, अगली वीडियो आने वाली है तो उसके लिए सब्सक्राइब करो, और पसंद आए तो लाइक भी कर देना। ठीक है बेटा, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच।